हेलो, हाय, राधे राधे। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विभागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए एसएसटी का मॉडल पेपर 3 लेकर के आए हैं, जो आपके लिए रीट और सीटेट और ऑल टेट जो भी एग्जाम है, यूपी टेट वगैरह हैं, उन सभी में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन जो आपके लिए जो क्वेश्चन आए हैं, ये 25 क्वेश्चनों के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको इनमें से 5 क्वेश्चनों का भी जवाब पता है तो हमारी वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर अवश्य दें। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? यानी भारत के संविधान का पिता किसको कहते हैं, ये बताना है आपको। राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, जी.वी. कृपलानी। तो बताइए, भारतीय संविधान का पिता, यानी भारतीय संविधान का पिता कह दो या भारतीय संविधान का जनक। तो भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, जनक थे, वो कौन कहलाते हैं मेरे प्यारे साथियों? भारतीय संविधान किसने लिखा था या किसने निर्माण किया था? भारतीय संविधान का बात करें तो भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाले थे भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता या जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता या जनक कहते हैं। देखिए, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? यानी जब भारत का जो संविधान तैयार हुआ था उसमें अनुच्छेदों की संख्या बतानी है। कितने अनुच्छेद रखे गए थे? 444, 446, 395, 399। यानी मूल संविधान की बात कर रहा है तो कितने अनुच्छेद थे मेरे प्यारे साथियों मूल संविधान में? मूल संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या थी वो थी 395। कितनी थी? 395 तो अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची। 8 क्या थी? अनुसूचियां। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग रखे गए थे भारतीय संविधान को जब बनाया। यानी जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की विश्व को देन है। यही भारतीय संविधान ने विश्व को क्या दिया है ये बताना है आपको। यहाँ पर यही भारत के जो संविधान है हमारा, उस संविधान द्वारा विश्व को क्या प्रदान किया गया है? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था या शून्यकाल। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान ने की बात करें तो मौलिक कर्तव्य तो ग्रहण किए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए। तो आयरलैंड के संविधान की देन है क्या? मौलिक कर्तव्य। गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है वो किसकी है? कनाडा। कहाँ की है? कनाडा की गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है, और ब्रिटेन की, इनकी देन है। जो संघीय शासन व्यवस्था, हाँ देखिए, संघीय शासन व्यवस्था ये कनाडा की देन है। किसकी देन है? कनाडा की। तो देखिए अगला जो हमारा आ रहा है, हम इसमें जो भी है अंतिम इसके बारे में देखते हैं। जो शून्यकाल है, यानी ये सभी चीज़ें भारतीय संविधान ने अन्य देशों के संविधानों से ग्रहण किया है। मौलिक कर्तव्य भी ग्रहण किए हैं, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया है और संघीय शासन व्यवस्था को भी लिया गया है। लेकिन शून्यकाल है, शून्यकाल जो है वो भारतीय संविधान की विश्व को देन है। जो शून्यकाल है वो जब संसद की बैठक होती है उसमें 12 बजे से 1 बजे तक का जो बीच मध्य होता है, समय होता है, 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय है 1 घंटा, वो क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल का समय कितना होता है? 1 घंटे का। कितने का होता है शून्यकाल? 1 घंटे का शून्यकाल होता है। ये अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का विवेचन किया गया है? यही भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भाग 4, भाग 3, भाग 2, भाग 5। तो ये बताना है यहाँ पर मौलिक अधिकार किस भाग में मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने कहाँ से लिए हैं? अमेरिकी संविधान से। कहाँ से लिए थे? अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया था। और इनका जो उल्लेख मिलता है वो कौन से भाग में मिलता है मेरे प्यारे साथियों? भाग 3 में। कौन से मिलता है? भाग 3 में क्या मिलते हैं? मौलिक अधिकार। भाग 4 की बात करें तो मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ मिलते हैं? भाग 4 में। भाग 2 की बात करें तो नागरिकता,
संबंधी जो प्रावधान है उनका उल्लेख मिलता है। और भाग 5 की बात करें तो संघ, जो भारत की संघ सरकार है उसका उल्लेख मिलता है, संघीय सरकार का उल्लेख मिलता है। भारत की संघ सरकार का उल्लेख किसमें मिलता है? भाग 5 में। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा था? यही सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगा था सर्वाधिक बार? अब तक भारत की बात करें तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। यानी राष्ट्रपति किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? यानी राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 3 बार राष्ट्रपति जो शासन लगाए वो आपातकालीन संकट के आधार पर। तो सबसे अधिक की बात कर रहा है, किसके समय लगा था मेरे प्यारे साथियों, ये बताना है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा था? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जवाहरलाल नेहरू के समय कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था, लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव के समय भी कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद में भारत में जो राष्ट्रपति शासन लगे थे वो कब लगे थे, यानी देख लीजिए उनके डेट को भी बताते हैं पहले, उसके बाद में इसका आंसर देखेंगे, आपको पता भी चल जाएगा उसके आधार पर। तो देखिए भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है अब तक, 1962, 1971 और 1975। तो 3 बार भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है अब तक। अब देख लीजिए 1962 के समय कौन भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनाए गए थे। लेकिन 1971 और 75 के समय, 1971 और 75 के समय कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। तो सबसे अधिक जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो किसके कार्यकाल में लगा था मेरे प्यारे साथियों? इंदिरा गांधी के समय लगा था। किसके समय लगा था? इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी। इंदिरा गांधी के समय सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन लगा है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? यही संयुक्त राष्ट्र संघ जो शब्द है वो किसके द्वारा प्रस्तावित था ये बताना है। चर्चिल, विल्सन, अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का शब्द का जो विचार है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का उल्लेख किया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो ये कब हुआ था? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और राष्ट्र संघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है ये बताना है। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है ये बताना है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, नामदफा जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहाँ स्थित है? नामदफा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो है असम में। काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? असम में। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम आईएएस महिला अधिकारी हैं, यानी भारत की प्रथम आईएएस महिला अधिकारी कौन थी या कौन बनी है अब तक ये बताना है। प्रथम आईएएस महिला अधिकारी किरण बेदी, भानु अथैया, ईला मजूमदार, अन्ना जॉर्ज। तो भारत की प्रथम आईएएस महिला अधिकारी कौन है मेरे प्यारे साथियों ये बताना है। तो ये कौन थी? अन्ना जॉर्ज। कौन थी? अन्ना जॉर्ज प्रथम आईएएस महिला अधिकारी थी। और आईपीएस अधिकारी की बात करेंगे प्रथम तो वो कौन थी? किरण बेदी। आईपीएस की बात करें तो किरण बेदी और आईएएस की बात करें तो अन्ना जॉर्ज।
देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा का क्षेत्रफल। यही भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। छोटे राज्य की बात कौन कर रहा है? गोवा। और सबसे बड़े राज्य की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान हो जाएगा। परंतु यहाँ पर इसका क्षेत्रफल पूछा है गोवा का, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रफल कितना है गोवा का। देखिए सबसे छोटा राज्य गोवा है, गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 3000 वर्ग किलोमीटर, 3900 वर्ग किलोमीटर, 4000 वर्ग किलोमीटर, 3702 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का। इसका जो क्षेत्रफल है मेरे प्यारे साथी वो कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? यानी चिल्का झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है ये बताना है। आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिए, देवी चंद्रगुप्तम ग्रंथ की रचना किसने की? देवी चंद्रगुप्तम, भारवी ने, विशाखदत्त ने, भास ने, बागभट्ट ने। देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे साथियों। देवी चंद्रगुप्तम ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। क्या हो जाएगा? बाणभट्ट ने देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी। और देख लीजिए विशाखदत्त ने कौन सा लिखा था? विशाखदत्त की बात करें, विशाखदत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की रचना है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी, बैतूल जिले की पहाड़ियां, मुल्ताई की पहाड़ियां। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है मेरे प्यारे साथियों? ये बताना है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ए, अमरकंटक की पहाड़ियां, एमपी। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? एमपी में अमरकंटक की पहाड़ियां। और सरदार सरोवर बांध गुजरात में बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है? गुजरात में। किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरल डायर का संबंध किससे है? यानी जनरल डायर का संबंध कौन सी घटना से है? रोलेक्ट एक्ट से, हड़प की नीति से, जलियांवाला बाग से, काकोरी कांड से। तो जनरल डायर का संबंध किससे मेरे प्यारे साथियों? आपको पता ही चल रहा होगा। यहाँ पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाने के आदेश दिए थे जलियांवाला बाग में, तो उसका हत्याकांड के लिए दोषी माना जाता है। किसको? जनरल डायर को। और इसकी जांच के लिए जिस समिति का गठन किया गया था वो थी हंटर कमेटी। हंटर कमेटी, हंटर कमेटी का गठन किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। किस कमेटी का गठन किया गया था? हंटर कमेटी का गठन। काकोरी कांड की बात करें तो ये हुआ था 1925। कब हुआ था? 1925। और लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति 1948। रोलेक्ट एक्ट 1919। इनको भी याद रखना। रोलेक्ट एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ? 1919। हड़प की नीति कब लागू हुई थी? हड़प की जो नीति है वो कब लागू हुई थी ये बताना। 1948 नहीं है ये प्यारे साथियों, ये है यहाँ पर 1848 हड़प नीति। और काकोरी कांड 1925। इनको भी याद रखना है यहाँ पर। देखिए जनरल डायर का संबंध किससे है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और इसके जांच के लिए कौन सी समिति गठित हुई थी? हंटर कमेटी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? ध्रुवों पर होते हैं,
कर्क रेखा पर होते हैं, मकर रेखा पर होते हैं, विषुवत रेखा पर होते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी व दिन रात कहाँ बराबर होंगे, विषुवत रेखा यानी विषुवत जो व्रत है उस पर दिन रात बराबर होते हैं। वर्ष में 2 बार ऐसा होता है कि जब दिन रात बराबर होते हैं। कितने बार? 2 बार। तो इसको क्या कहते हैं? विषुव की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विषुव कहते हैं। जब पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? विषुव। और विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं जब सूर्य कर्क विषुवत रेखा पर चमकता है, वर्ष में 2 बार चमकता है और उस दिन दिन रात बराबर होती है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको कहते हैं विषुवत रेखा। और जब पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं तो इस स्थिति को कहा जाता है विषुव। क्या कहा जाता है? विषुव। ऐसा कितनी बार होता है वर्ष में? 2 बार होता है। जब सूर्य उत्तरायण की तरफ होता है मकर रेखा से विषुवत रेखा पर आता है, और जब कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ दक्षिणायन जाता है तब विषुवत रेखा पर सूर्य आने पर दिन रात बराबर होते हैं। 2 बार ऐसी स्थिति होती है जब पृथ्वी पर विषुव की स्थिति उत्पन्न होती है और पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। अगला देखिए, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1571, 1556, 1527, 1526। खानवा के युद्ध की बात कर रहा है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। कब हुआ था? 1527, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। और ये किस किस के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध? राणा सांगा और बाबर के मध्य में। सांगा व बाबर, राणा सांगा और बाबर के मध्य में हुआ था खानवा का युद्ध। कब हुआ था? 1527 में। और पानीपत के प्रथम युद्ध की भी बात कर लेते हैं। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। ये किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान नामक मंत्रिमंडल की स्थापना किसने की? यानी जिसके मंत्रिमंडल 8 प्रमुख विद्वानों की जो मंडली होती थी उसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। शिवाजी, बाजीराव प्रथम, संभाजी, साहू। तो अष्टप्रधान जो मंत्रिमंडल है उसके लिए किसे जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो अष्टप्रधान मंत्रिमंडल की स्थापना की थी छत्रपति शिवाजी ने। किसने की थी? छत्रपति शिवाजी। ए। अगला क्वेश्चन है, अलबेरुनी किसके समय भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय, इब्राहिम लोदी के समय, महमूद गजनवी के समय और मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अलबेरुनी किसके संग भारत आया था ये बताना है, किसके समय में आया था मेरे प्यारे साथियों? तो अलबेरुनी आया था महमूद गजनवी के समय। किसके समय आया था? महमूद गजनवी। सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? यानी ये एक प्रवाल भित्ति है। कैसी है? प्रवाल भित्ति। ये प्रवाल भित्ति है जो मूंगे की चट्टानों से निर्मित है। किसकी चट्टानों से निर्मित है? मूंगे जो घोंघा होते हैं उनकी चट्टानों से निर्मित है। तो ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, न्यूजीलैंड में, भारत में। जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके दीजिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो ग्रेट बैरियर रीफ है प्रवाल भित्ति वो कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति के समय किस छावनी में विद्रोह हुआ? यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी।
उनमें से किसमें सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था 1857 क्रांति के समय? ब्यावर, खैरवाड़ा, एरनपुरा और नसीराबाद। तो राजस्थान में सबसे पहले जो 1857 की क्रांति के समय विद्रोह हुआ था वो किस छावनी में हुआ था मेरे प्यारे साथियों? नसीराबाद सैनिक छावनी में। कब हुआ था? 28 मई 1857। राजस्थान में सर्वप्रथम नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ था। और एरनपुरा छावनी की बात करें तो इसमें हुआ था 3 जून 1857 को। तो नसीराबाद छावनी की पूछा है तो 28 मई 1857 सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था नसीराबाद छावनी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जो जवाई बांध है वो किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, पाली, जालौर, चित्तौड़गढ़। जवाई बांध किस जिले में मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान के पाली जिले में। कहाँ पर स्थित है? पाली जिले में। बी आंसर हो जाएगा। और जवाई नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर स्थित है? जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया है पाली जिले में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक कालीन शब्द विसर्ज का अर्थ है। ये विसर्ज जो शब्द है उसका क्या अर्थ है ये बताना। ऋग्वैदिक काल में विसर्ज किसको कहा जाता था? भाई को, बहन को, भोज को या वैद को? तो देखिए ऋग्वैदिक काल में जो विसर्ज शब्द है मेरे प्यारे साथियों उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? वैद के लिए। किसके लिए होता था? वैद के लिए किया जाता था। तो विसर्ज शब्द का क्या अर्थ था? वैद। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942, 1941, 1940, 1943। क्रिप्स मिशन की बात की गई है। सर स्टीफर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए जांच करने के लिए आया था कि भारत की स्थिति है या नहीं है उसके लिए। तो केविन क्रिप्स मिशन का जगह जगह भारत में विरोध किया गया था। तो ये कब आया था मेरे प्यारे साथियों? क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया? तो देखिए 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव के नारे लगाए थे गए थे, क्रिप्स वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे भी लगाए थे। ऐसे ही क्रिप्स प्रस्ताव जो भारत में आया 1942। कब आया था? 1942 में आया था। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों वो यह है, समझना इसको, हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जिसकी खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने 1957 में की? किसने की थी? एस.आर. राव, रंगनाथ राव, श्री रंगनाथ राव ने की थी। यहाँ उत्खनन में एक जहाजों की गोदी क्या मिली है? जहाजों की गोदी मिली है, ये बताना है, जिसको कहते हैं डाक यार्ड। क्या कहते हैं? डाक यार्ड। डाक यार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाक यार्ड भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर मिली है? धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो आपको देखिए जहाजों की गोदी यानी डाक यार्ड कहाँ मिला होगा? जो बंदरगाह स्थल होगा वहां पर प्राप्त हुआ होगा। तो देखिए बंदरगाह स्थल इनमें से कौन सा था मेरे प्यारे साथियों? तो हड़प्पा कालीन जो एक नगर था वो बंदरगाह स्थल था, वो कौन सा था? लोथल। कौन सा था? लोथल एक बंदरगाह नगर था। तो डाक यार्ड या जहाजों की गोदी कहाँ पर मिली है? लोथल में मिली है। इसकी खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने 1957 में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, गणानंद, अजातशत्रु। कौन था मेरे प्यारे साथियों जब सिकंदर ने आक्रमण किया था मगध पर? तो उस समय मगध का शासक था गणानंद। कौन था? गणानंद। और गणानंद के बाद कौन बना था शासक? चंद्रगुप्त मौर्य बनाया गया था। कौन बने थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय भारत मगध के शासक कौन थे? गणानंद। कौन थे? गणानंद थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 3, 1, 2, 4 बार। 3 बार, 1 बार, 2 बार, 4 बार। यानी प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ अब तक? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 1 बार। केवल 1 बार 1942 नहीं
देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात कर रहा है, तो 42वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन था। और 1976 कब किया गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, और उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो अब तक केवल एक ही बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन हुआ है। 42वां जो संविधान संशोधन है उसको मिनी संविधान, भारत का मिनी संविधान भी कहते हैं, भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976। तो केवल एक बार परिवर्तन हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।